हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी मैथ चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लिमिट्स की 5 ट्रिक, जो ऐसी ट्रिक हैं ये आपके हर कंपटीशन में काम आएंगी। और इसमें मेनली ये जो ट्रिक्स हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए मैं बना रहा हूं और कंपटीशन में एनडीए वगैरह में और कंपटीशन में भी ये काम आएंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिक्स नंबर फर्स्ट, पहली ट्रिक जो है कंसेप्ट ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, यानी किसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से कैसे करें। अगर हमें लिमिट इस तरह दे रखी हो, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी एक फंक्शन ऊपर दिया हो और एक फंक्शन नीचे दिया हो और लिमिट लगाने पर ये आ रहा हो 0/0, ठीक है, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है, या द्वारा हमने डिफरेंशियल कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना, हमने ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करना, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करना, ठीक है, अंश का अंश में डिफरेंशियल और हर का हर में। और उसके बाद दोबारा फिर यही आ रहा, यानी डिफरेंशियल करने के बाद भी यही आ रहा, तो फिर हमें उसका दोबारा डिफरेंशियल करना। तब तक ऊपर अंश और हर का डिफरेंशियल करते चले जाएंगे जब तक कि लिमिट रखने पे परिभाषित संख्या फाइनाइट संख्या ना आए। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन ये मैं यहाँ करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। तो इस रूल को करते हुए आप फॉलो करेंगे। पहले इसको समझिए अच्छे से, फिर आपको ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है। इसका आंसर आप यहाँ से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने क्या बताया था कि ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करना और नीचे का नीचे डिफरेंशियल करना। तो इसको समझेंगे जरा। तो यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 और 1 का डिफरेंशियल 0। यहाँ पर देखिए x का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0। अब देखिए लिमिट लगाएंगे क्योंकि x तो यहाँ रहा नहीं, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2/3। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल सेम ऐसे ये भी यही करना। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल नीचे का नीचे। तो पहले तो लिमिट लिखेंगे x टेंड टू 0। अब देखिए x का डिफरेंशियल होता है 1 और साइन का डिफरेंशियल हो गया cos x, और x क्यू का डिफरेंशियल कितना हो गया 3x²। अब देखिए यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हैं तो फिर यही फॉर्म आ रही है। क्या आ रही फॉर्म यहाँ पे 0/0। यहाँ भी देखिए अगर मैं स्टार्टिंग में लिमिट लगा रहा था तो क्या आ रही थी 0/0। यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगा रहा तो क्या आ रही थी इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट। तो इसे हम तभी करते हैं जब ये फॉर्म बनती है 0/0 इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, तभी इस रूल को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम इस रूल को अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी यही आ रहा, तो हम क्या करेंगे दोबारा फिर ये काम करेंगे, दोबारा फिर डिफरेंशियल करेंगे, अंश का अंश में हर का हर में। कब तक करना है ये काम, तब तक करना है जब तक कि हमारा फंक्शन परिभाषित ना हो जाए। तो कोस का डिफरेंशियल हो जाएगा साइन एक्स, माइनस में प्लस हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, ठीक है। अब देखिए अभी भी हम अगर 0 रख रहे हैं यहाँ पे लिमिट, तो अभी भी यही आ रहा, तो हमें क्या करना, एक बार और इसका डिफरेंशियल करना। देखिए कब तक करना, जब तक कि फंक्शन परिभाषित ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए साइन का डिफरेंशियल हो गया cos x और ये हो गया x का डिफरेंशियल हो गया 1। अब लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा cos 0/6, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर कितना आ गया इसका 1/6, इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आया 1/6। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक हम बताते हैं आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप ये जो लाल रंग का बटन है इसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं जाता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में एक घंटे का बटन भी है, इसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल करना है। ट्रिक नंबर 2 स्टार्ट। ट्रिक नंबर 2 क्या, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, पहले क्या था फंक्शन था उसमें लिमिट रखने पे क्या आ रहा था 0/0 इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनिट। आपके क्या है, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है और लिमिट रखने पर ये आ जाए, क्या जाए 1 की पावर इन्फिनाइट, तब हमें इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये जो पावर है वो इनटू में जाएगी और फंक्शन में से एक माइनस हो जाएगा। क्या होगा fx - 1, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए fx - 1, और जो फंक्शन ऊपर लिखा होगा यानी जो पावर में होगा वो इनटू में आ जाएगा, यानी नीचे टपक जाएगा, और ये सब जो होगा वो e की पावर में होगा। कैसे होगा, e की पावर में। अब देखो इसको हम समझते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन ये होमवर्क में है। पहले आप इसको अच्छे से समझिएगा, जब ये समझ में आ जाए तो तब आप इसको करने का प्रयास करिएगा। आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये वाली फॉर्म है। अब देखिए मैं x के स्थान पर अगर मैं 0 रखूँ तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, और x के स्थान में यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, और 1 को 0 से भाग देंगे तो आएगा इनफाइनाइट। देखिए ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब ये वाला इसी से करना है। ऐसे यहाँ भी चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम x के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है।
और यहाँ पे 1 रखेंगे, log 1 का मान 0, 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन इसी मेथड से होने वाले हैं। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, अब इस रूल को हम अप्लाई कराएंगे। तो करना क्या है इसमें ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो लिमिट तो पहले तो हम ऐसे उतारेंगे, ठीक, और ये जो लिखेंगे e की पावर के रूप में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? e की पावर के रूप में सारा। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें से एक माइनस करना, ठीक है, और जो पावर है ऊपर उसे इनटू में लिख लेना। ये रूल है इसका, बात समझ में आ गई? इसमें से एक माइनस करना है और जो घात है इसकी पावर है उसको नीचे टपका देना, ठीक है, इनटू में लिख देना। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट रख रहे हैं, तो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि 0/0 आ रहा। तो अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो लगा दीजिए। तो e की पावर लिमिट x टेंड टू 0, कोस x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस का साइन x और 1 का 0। अब यहाँ पे देखिए साइन का डिफरेंशियल कितना हो गया, कोस x। अब हम यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ लगा देता हूँ, देखिए मैं यहाँ दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे e की पावर लगाएंगे माइनस का साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये आ गया e की पावर -0 यानी e की पावर 0, और जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना आ गया इसका, 1 आ गया। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा ये देखेंगे हम ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसे ये वाला किया है। तो क्या करना हमें, सबसे पहले देखिए जरा ध्यान दीजिए, पहले e लिखना है और फिर यहाँ पे लिमिट लिखना है, x टेंड टू 1 लिखना है, और जो फंक्शन है उसमें से एक माइनस कर देना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पावर है जो ऊपर लिखा हुआ इसको इनटू में लिख लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं तो log e की वैल्यू 1, 1 - 1 0, यानी कि ये फिर यही फॉर्म आ रही है। तो क्या करना अब मुझे इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे m गुणा n का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये सब e की पावर के रूप में चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए m गुणा n का फॉर्मूला लगाएंगे तो log e प्लस log x और -1, ठीक है, और इनटू में 2, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। और हो सकता है इसमें एल हॉस्पिटल रूल की ज़रूरत ना पड़े। log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, log x से log x कैंसिल हो जाएगा। अरे वाह, ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें एल हॉस्पिटल रूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 से 1 यहाँ पे 1 प्लस log x -1 अपॉन log x। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये क्या चल रहा है, इनटू में 2 चल रहा है। log x से log x कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ये आ गया आपका e की पावर, ये वाला 2 बचा। तो आंसर कितना आ गया इसका, e की पावर 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट ट्रिक को समझते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर 3 क्या है। इसमें क्या है कि ऊपर अंश और हर दोनों में पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ऐसा व्यंजक जिसमें x की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, एक ये देखिए ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए रखे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप केवल देख के ही यानी 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप बता सकते हो। देखिए तो इसको समझ लीजिए। पहले मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ कराने का तरीका, फिर आप इनके देख के आंसर अभी बता दोगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर पावर ऊपर हो, ठीक है, तो ऊपर है तो ऊपर इन्फिनिटिव आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटिव। अगर पावर नीचे ज़्यादा हो, यहाँ पर देखिए x की घात 4 है लेकिन अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर 4 रह जाएगी, यानी नीचे ज़्यादा है तो नीचे इन्फिनिटिव आएगा। और नीचे जब इन्फिनिटिव आएगा तो 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0, ये 0 आंसर आ जाएगा। अब ऊपर देखिए क्वेश्चन ये यहाँ पर दे रखा, ये अगर ऊपर और नीचे पावर क्या हो, एक जैसी हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, एक जैसी हो, तो इसमें क्या करना है आपको, बस ऊपर नीचे यहाँ पे लिमिट मैंने लिख देता हूँ x टेंड टू इन्फिनिटिव। अगर ऊपर और नीचे पावर एक जैसी तो इसका आंसर बस कोफिशिएंट लिख दीजिए इसका 5/-7। ये देखिए इसका आंसर हो गया। अब करने का तरीका क्या है इसको समझिए। आंसर तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं, समझ लीजिए क्या करना है। हमने क्या बताया था, ऊपर और नीचे से मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लेना।
कब? जब ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो तो मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन ले लीजिए, मैक्सिमम पावर नीचे से कॉमन ले लीजिए और लिमिट लगा दीजिए, तो आंसर हमारा आ जाता है। और शॉर्ट में क्या तरीका है कि अगर पावर ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर इन्फिनाइट लगा दीजिए और नीचे ज़्यादा है तो नीचे इन्फिनाइट लगा दीजिए, और पावर एक जैसी है तो कोफिशिएंट जो है वही इसका आंसर हो जाता है। जो गुणांक हैं मैक्सिमम पावर के वही इसका आंसर हो जाता है। तो इनके आंसर आप देखिए, आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो अगर आपको ये मैथड समझ में आ गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए करते हैं क्या, जरा समझ लीजिए। तो मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन ले लीजिए आप, तो मैक्सिमम पावर क्या ऊपर देखिए x की पावर 5, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस 7/5 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्यूब आ गया, यहाँ आएगा 1/x की पावर 5। ऐसे नीचे भी कॉमन ले लीजिए मैक्सिमम पावर, ठीक। ये देखिए यहाँ से कट के कितना रह जाएगी, 2 रह जाएगी। अब देखिए जब लिमिट रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी यहाँ बचेगा ऊपर कुल मिलाकर ये बचेगा देखिए x² 1 माइनस 0 और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस के 0। और जब हम लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट रखने पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए ये वाला समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। देखो तो यहाँ भी हमें क्या करना, मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन लेनी, मैक्सिमम पावर नीचे से कॉमन लेनी। तो मैक्सिमम पावर क्या ऊपर देखिए x की पावर 9 है, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट में यहाँ पर 3 दिया हुआ करने में, तो 3 बाहर आके 9 का रह जाएगा 3, यानी कि x की 3, ठीक है। समझ आ रही है? आप यहाँ पर देखिए अब जो बचा है उसको क्या बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ बचेगा 7/x की पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि एक हमने 9 कॉमन लिया था यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 1/x की पावर 9। अंडर रूट से बाहर निकल के 9 का 3 रह गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी मैक्सिमम पावर कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 7x² की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूब से ये 4 कट गया, x बचा यहाँ पे। अब देखिए जब हम लिमिट लगाएंगे, जरा ध्यान से समझना, जब हम लिमिट लगाएंगे तो होगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर √2 बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा केवल ये बचेगा आपका करने में, ये बचेगा, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, ये भी 0, ये भी 0 और नीचे एक बचा x और ये इंटू में 2 बचा। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो है x टेंड टू इन्फिनाइट। जब x के स्थान पर हम इन्फिनाइट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, यहाँ पे इन्फिनाइट लगा हुए और 1/∞ कितना होता है 0, तो इसका आंसर आ गया 0। अब देखिए ये वाला तीसरा वाला, ये आप समझ लीजिए। करने का रूल भाई है, मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन लीजिए, मैक्सिमम पावर नीचे से कॉमन लीजिए। तो मैक्सिमम पावर क्या देखिए ऊपर, पहले लिमिट लगा दीजिए, मैक्सिमम पावर है ऊपर x की पावर 4, ठीक है। जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ पलटे में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तो है, लेकिन 4 कॉमन लिया तो एक x आ गया बटे में। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो पूरे का पूरा बटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? ऐसे नीचे देखिए, यहाँ से भी देखिए मैक्सिमम पावर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, क्यूब था तो नीचे x आ गया, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो पूरा बटे में पहुँच जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, -7। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब लिमिट लगाएंगे हम इन्फिनाइट, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, क्या बचा ऊपर बचा 5 और नीचे बचा -7, यानी कि -5/7 जो हो गया, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया कितना आंसर आ गया इसका, 5/7। आप देखिए नेक्स्ट ट्रिक को समझते हैं। अब देखिए ट्रिक नंबर 4 क्या है। ट्रिक नंबर 4 ये है, अगर ये ऐसा रखा हो cos ax माइनस के cos bx अपॉन x² और लिमिट क्या हो 0 हो, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। क्या करना, v² माइनस a² अपॉन 2, यानी कि पहले ये वाला उसके बाद ये वाला और बट्टे में क्या लिखना, 2 लिखना। एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से इसको समझ लीजिए। अगर आपने ये समझ लिया तो इसका आंसर आप खुद ही लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए ये तो हो गया a और ये हो जाएगा b। तो फॉर्मूला क्या है, b² माइनस a² अपॉन 2। तो b के प्लेस पे क्या, जरा देखिए ध्यान से, b के प्लेस पे 5, यानी 5 का वर्ग और एक स्थान पर 4 का वर्ग अपॉन 2। अभी सोल्व करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और ये 2, तो 25 में से 16 गए 9/2, तो इसका आंसर कितना आ गया 9/2। अब देखिए इसमें जो है मैं एक ट्रिक और आपको बता देता हूँ, इसी बेस पे यारा जो क्वेश्चन है आपको घर से करना। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर समझते हैं।
देखिए ट्रिक नंबर 5 क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चंस दिया हो ऐसे, ठीक है, ये क्वेश्चन ये मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, ये आपको स्वयं करना है, इसे मैं समझा रहा हूँ, जब ये 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आप इसको स्वयं कर लेंगे। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन का आंसर भी आप केवल 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर ही दे सकते हैं। तो कैसे करना है जरा ध्यान समझेंगे। अगर इस टाइप से यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, यहाँ ध्यान देखिए प्लस माइनस हो, और यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ये ध्यान से रखना। देखिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए। अगर इस टाइप का है तो हम इसका जो प्रसार होता है, वैसे बहुत लंबा प्रसार होता है, बस आपको इतना खोलना है, जो पावर है वो इनटू में डाल देनी है, ठीक है। तो अब देखो इसके हिसाब से हम करते हैं। तो पहले क्या करना है हमें, लिमिट x टेंड टू 0 ऐसे ही है, तो यहाँ पे अंडर रूट का मतलब है हाफ, तो हाफ ही यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के 9/2 एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखिए क्या करना है, पावर कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी, तो हाफ नीचे आ जाएगी, ठीक है। और अपॉन में कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही कर देना, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस के 9/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 9/2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, और अगले स्टेप में देखिए आंसर हमारा आने वाला, ये 9x स्क्वायर 9/2 9/2 मिलकर हो जाएगा 9x²/2। तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंड टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का 9x²/9x²। तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा -1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। पूरा कट गया, लिमिट -1 आ गया। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। तो पहले तो लिमिट इसकी रह गई, लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट 0 होनी ज़रूरी है। तो क्या आएगा यहाँ पर ज़रा ये बताइए, देखिए 1 प्लस के 1/5 sin x, यानी पावर 1/5 हो जाएगी। ऐसे यहाँ करना, देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/5 sin x अपॉन 3x, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/5 और 1/5 कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा 2/5 sin x, ठीक। ये जो x है मैं इसके नीचे यहाँ लिख देता हूँ x, और अपॉन में कितना है 3 से यहाँ लिख देता हूँ। तो साइन अपॉन x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 2/5 ठीक है। और इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आंसर कितना आ गया, 2/15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है ये वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। सातत्य सतत, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस। सातत्य का मीनिंग है सतत यानी कि लगातार, और कॉन्टिन्यूटी इसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस यानी कोई चीज लगातार। वैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसा होगा जो कंटिन्यूस होगा, लगातार होगा। तो इसे समझने के लिए इसका हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है, यानी हम दैनिक जीवन में भी इस क्रिया को करते हैं। आप देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आप घर से स्कूल जाते होंगे, साइकिल से जाते होंगे, मोटरसाइकिल से, ऑटो से, बस से, किसी से भी जाते हैं या पैदल। अब मान लीजिए आपका घर है, आप साइकिल से चले, यहाँ रास्ते में ब्रिज पुल पड़ा, पुल पे आप चढ़े और वापस पुल से नीचे आए, चले और स्कूल पहुंच गए। यानी आप घर से स्कूल तक बिना किसी रुकावट के साइकिल द्वारा पुल से चढ़ के पहुंच गए। तो इसका मतलब आपकी जो यात्रा रही वो कैसी रही, सतत। कैसी रही, सतत। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस, यानी कि आपकी घर से स्कूल तक की यात्रा में कोई ब्रेक नहीं हुआ। अब दूसरी बात देखिए, आप यहाँ साइकिल से चले, आप थोड़ा लेट हो गए स्कूल से, तो आपने सोचा कि पुल पर चढ़ के चले जाए। तो हुआ क्या, जैसे आपने पुल पर साइकिल चलाने की कोशिश की तो आपकी साइकिल की चैन टूट गई। अब क्या होगा, जब साइकिल की चैन टूट गई तो पुल से आप थोड़ा आधा थोड़ा वो तो चढ़ गए थे ऊपर, वापस आए नीचे, वापस आके आपने यहाँ मिस्त्री के पास अपनी साइकिल को डाल दिया। अब स्कूल तो जाना था, तो क्या करें, आप फिर पुल पे चढ़े पैदल, आगे जाके आपने
ऑटो किया और ऑटो जाके किसी तरह से अपने स्कूल पहुंच गया। अब जरा समझिए, तो आपकी यात्रा घर से स्कूल तक कैसी रही, सतत या असतत, यानी लगातार या ब्रेकेबल। तो कैसी रही आपकी यात्रा बताइए। तो ये यात्रा आपकी रही असतत। तो इस तरह की यात्रा को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। समझ आ गया। तो मैं आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सतत और असतत का मतलब क्या है। यानी कोई यात्रा लगातार हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, तो उसे हम कहते हैं सतत या कंटिन्यूअस। और वो यात्रा अगर असतत हो, यानी उसमें कोई दिक्कत आ जाए ऐसी, या बीच में रुक जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। आप इसको एक एग्जाम्पल और से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ गेस्ट आते होंगे। गेस्ट जब आते हैं तो आप पूछते हो और पानी पिलाते हो, पूछते हैं और कैसे हैं, कैसे आए। तो अगर वो आपसे कहते हैं कि मैं सतत आया, तो इसका मतलब ये वो घर से चले और सीधे अपने यहाँ तक, घर तक, आपके घर तक आ गए। तो इसका मतलब उनकी जो यात्रा रही वो सतत रही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सतत नहीं आया। अब सतत क्या, जैसे मान लीजिए आपके जो रिश्तेदार हैं वो ऋषिकेश में रहते हैं, आप मुरादाबाद में रहते हैं, तो वो ऋषिकेश से बस से चले और आए हरिद्वार में। जब हरिद्वार में देखा तो वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, काफ़ी जाम लगा हुआ था। तो आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने सोचा कि भाई मुरादाबाद तो जाना है, यहाँ काफ़ी जाम लगा है, गंगा नहा ली जाए। तो वहाँ से बस से उतर गए और हरिद्वार में नहाए। नहाने के बाद जब दोबारा वापस आए तो वो बस तो छूट गई थी। फिर क्या करा उन्होंने, दूसरी बस पकड़ी और आपके घर मुरादाबाद आ गए। तो उनकी जो यात्रा रही वो कैसे रही, असतत। क्योंकि हरिद्वार पे उनकी यात्रा कैसी हो गई, डिस्टर्ब हो गई। यानी कि पहले दूसरी बस में थे और हरिद्वार के बाद दूसरी बस में आए और बीच में उन्होंने ब्रेक भी किया, तो वो यात्रा हो गई असतत। और ऋषिकेश से हरिद्वार तक अगर वो नॉन स्टॉप आते, हरिद्वार में रुकते तो सही, लेकिन थोड़ी देर रुक के वापस उसी बस से चल जाते, तो वो यात्रा रहती सतत। तो मैं समझता हूँ आप अच्छे से सतत और असतत का मतलब। तो ये सातत्य, सतत, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस का ग्राफिकली पहले मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी भी फंक्शन या फलन का ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ बनाते समय आपको अपनी पेंसिल की नोक उठानी ना पड़े। जरा समझिए, ग्राफ बनाते समय आपको अपनी पेंसिल की नोक उठानी ना पड़े तो हम कहेंगे सतत। और ग्राफ बनाते समय अगर आपको अपनी पेंसिल की नोक को उठाना पड़ गया तो वो फंक्शन कहलाएगा असतत। अब जरा समझेंगे। देखिए, आपने कोई ग्राफ बनाया ऐसे, देखिए मैंने ये ग्राफ बताया, क्या मुझे पेन की नोक उठानी पड़ी? नहीं ना। तो इस तरह ग्राफ अगर हम बना रहे हैं और हमें पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ रहा या पेन की नोक को उठाना नहीं पड़ रहा, तो वो जो कहलाता है फंक्शन कहलाता है सतत या कंटिन्यूअस। क्लियर। और अगर हमें पेन की नोक को उठाना पड़ गया, जैसे मान लीजिए ऐसे, अब देखिए जब मैंने ये ग्राफ बनाया यहां से, तो जब यहां से यहां तक आया तो बीच में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, टूट गया। तो हम इस तरह के हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस या असतत। ठीक है। जब हम किसी का ग्राफ बना रहे हो और ग्राफ बनाते समय हमें पेंसिल की नोक को उठाना पड़ जाए और इस तरह से जंप हो जाए तो हम उसे कहते हैं असतत या डिसकंटिन्यूअस। एक और बताएं हम आपको, जैसे हमने ये सीधी लाइन है, यानी कहीं भी हमें पेंसिल की नोक नहीं उठानी पड़ी, तो हम इसको कहेंगे सतत। लेकिन अगर यहाँ पर होल हो जाए, क्या हो जाए, होल, यानी बीच में छेद, तो जब छेद होगा तो क्या होगा, आपको इसे छेद को पार जाने के लिए पेंसिल की नोक को उठाना पड़ेगा। और जब पेंसिल की नोक को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह का जो फंक्शन है, फलन है, वो कहलाता है असतत। और अगर ग्राफ लगातार होता है तो वो कहलाता है सतत। और समझते हैं अच्छे से। अब देखिए मैं आपको कुछ ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ जो सतत भी हैं और असतत भी हैं। जैसे fx = x², इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ा तो मुझे पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हुआ वो कैसा हुआ, सतत हुआ। ऐसे ही y = 2x+3, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये इस टाइप का बन जाएगा। तो मुझे इसका ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल के नोक को उठाना नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, सतत है। और देखिए
एक्स क्यूब। मैंने इसका ग्राफ बनाया, इस तरह का बन जाता है कुछ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए भी मुझे क्या पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ा, ऐसे ही इसकी बन गया। तो ये भी जो कहलाएगा सतत कहलाएगा। और देखिए ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। तो इसे बनाने के लिए भी मुझे जो है पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ा। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, सतत हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर log x है तो log x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो इसका बनाने के लिए भी मुझे जो है अपनी पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। अब कुछ अब देखिए कुछ मैं विशेष फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक बार हमें फंक्शन है हमारे पास f(x) = 1/x। इसका जो ग्राफ है जरा समझेंगे, इसका जो ग्राफ है x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो इस टाइप का बनता है, और x की निगेटिव वैल्यू के लिए इस टाइप का बनता है। और एग्जैक्ट 0 पर, कितने पर, एग्जैक्ट 0 पर, यहाँ 0 पर क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है एग्जैक्ट 0, क्योंकि यहाँ पर 0 तो हम रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो ग्राफ है पॉजिटिव वैल्यू के लिए सतत है, और x की जो निगेटिव वैल्यू है उनके लिए भी सतत है। यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है यहाँ से तो भी सतत है, ये कंटिन्यूस है। और अगर x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है तो भी कंटिन्यूस है। लेकिन एग्जैक्ट 0 पर, कहाँ पर, एग्जैक्ट 0 पर ये जो है कहाँ से बीच में देखिए ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। तो एग्जैक्ट 0 पर कैसा है फंक्शन, ये असतत है। इसी तरह से आपने और भी फंक्शन देखा होगा, जैसे f(x) = इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह का इसका ग्राफ होता है। देखिए जी से बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको आपको विस्तार से सीखना तो मेरी फंक्शन वाली वीडियो इसमें डली हुई है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। इस सभी ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाए हैं, तो आप वहाँ देख के इसको समझ सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ पर मिल सकती है। तो ये सब बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन। इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अगर हम ऑल इंटीजर की बात करते हैं, यानी कि -4 -3 -2 -1 की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, दिखाई दे रहा, ब्रेक हो जा रहा, ठीक। लेकिन अगर केवल हम 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, जैसे 1 और 2 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 1 और 2 के बीच में कैसा रहता है, सतत रहता है। ऐसे 2 और 3 के बीच में कैसा है, सतत। 3 और 4 के बीच में कैसा है, कंटिन्यूस है। यानी कि 3 और 4, 2 और 3 के बीच में तो कंटिन्यूस है, लेकिन मैं एग्जैक्ट 2 की बात करूंगा तो 2 पे क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है इस तरह। देखिए यहाँ भी एग्जैक्ट 2 पे कैसा हो जाता है, ब्रेक। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस भी है और डिसकंटिन्यूस है। एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डिसकंटिन्यूस, और 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस। और आपको समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए फंक्शन है आपके पास x² - 9 और x - 3। अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं, x ≠ अगर 3 रख दूं तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, 2 रो का अंतर हो जाएगा, ये x - 3 और x + 3, x - 3, x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, x + 3। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या है, y = x + 3, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं रख सकते, तो 3 कहीं पे क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे आके क्या होगा, इसमें होल हो जाएगा। क्या होगा इसमें, होल। एग्जैक्ट 3 पर, यहाँ पर एग्जैक्ट 3 पर क्या हो जाएगा, इसमें होल हो जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। वैसे तो ये फंक्शन है कंटिन्यूस है ओवरऑल, लेकिन एग्जैक्ट 3 पर कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर आके इसमें क्या हो गया, होल हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आप कंटिन्यूस सतत का ग्राफिकली भी समझ गए होंगे। अब देखिए मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूँ,
ठीक है, अब यहां समझेंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ है, यहां पे कोई एग्जैक्ट पॉइंट है ए। क्या है? एग्जैक्ट पॉइंट ए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी x इज इक्वल टू ए, ये तो होगी। अब हम क्या है, इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे हटेंगे, बहुत छोटा, यहां पर, यहां कुछ कम हो जाएगा, यानी ए में से कुछ कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी यहां से यहां तक x इज इक्वल टू ए माइनस एच। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पॉइंट से, एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आगे मान लीजिए यहाँ पे पहले पॉइंट था हमारा ये वाला ओ, हम यहाँ पे ए पे आए और फिर बी पे, यानी पहले थोड़ा सा पीछे हटे और फिर थोड़ा सा आगे, यानी एच पहले पीछे हटे और एच ही आगे। जहाँ एच जो है बहुत छोटी राशि है, लगभग एच की जो वैल्यू है 0.0000000, और जब कहना थक जाए तो 1 लिख दीजिए, यानी एच जो है बहुत ही छोटा है। यहाँ पे एच आगे बढ़े और यहाँ पे क्या हुए, एच पीछे बढ़े, तो जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। तो यहाँ पे ए प्लस एच का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हो गई आपकी x इज इक्वल टू हो गई ए प्लस एच। अब जरा समझेंगे, जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है उसे तो हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमें दे रखा, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं फलन का मान। और उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, बहुत छोटा सा, तो जब पीछे हटते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो क्या कहेंगे उसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। और उस एग्जैक्ट पॉइंट से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा, तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे इसको? राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसको राइट हैंड लिमिट, यानी वाम पक्ष सीमा, और इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा। पीछे हटने को वाम पक्ष सीमा और आगे बढ़ने को दक्षिण पक्ष सीमा, और एग्जैक्ट वैल्यू को बोलते हैं फलन का मान, या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी पीछे हटते हैं तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब देखिए, कोई भी ग्राफ अगर सतत होता है तो ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन सी? राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या होनी चाहिए? इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीजें बराबर हैं, कौन कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजें बराबर हैं, तब हम उस फंक्शन को कहते हैं सतत या कंटिन्यूअस। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पीक पॉइंट पर खड़े हैं, बिल्कुल चोटी पर, वहां पे आपने एक कदम आगे बढ़ाया, ठीक है, तब फिर आपका बैलेंस बन गया, और एक कदम पीछे हटाया और पीछे हटे तब भी बैलेंस बना रहा। एक कदम आगे बढ़ने पे एग्जैक्ट पहुंचे, बिल्कुल पीक पे खड़े हैं आप, चोटी पे खड़े हुए हैं पहाड़ की, और वहां पे आपने हल्का सा पैर आगे रखा और बैलेंस बना लिया, और एक बार हल्का सा पैर पीछे रखा फिर भी आपका बैलेंस बन गया, तो हम कहेंगे कि आप बिल्कुल सतत हैं। और आपने हल्का सा पैर आगे रखा और आपका बैलेंस बिगड़ गया, तो समझ लीजिए वो जो फंक्शन है वो हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो यानी तीनों चीजें ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए x टेंड टू, यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है, x टेंड टू a पर, तो x टेंड टू यहाँ पर जो है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम यूँ लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव और fx, इसे क्या लिखते हैं हम? राइट हैंड लिमिट। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a निगेटिव। जो राइट हैंड लिमिट है उसको a पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट पे a निगेटिव और fx। और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम लिखते हैं f।
इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स ए प्लस एच, और जो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ए माइनस एच और वैल्यू ऑफ फंक्शन को, तो राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो हम कहते हैं मैथमेटिकली कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और ग्राफिकली कैसे कहेंगे, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ नॉन स्टॉप होता है, यानी कि बीच में कहीं भी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता है, हमें उसका ग्राफ बनाते समय पेंसिल की नोक को उठाना नहीं पड़ता है, तो हम ग्राफिकली उसे कहते हैं कंटिन्यूस। अगर ग्राफ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। और मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, या इसको इस तरह भी लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, या इस तरह लिखते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। ठीक है, तीनों में से हम किसी भी चीज़ को हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो मैं समझता हूँ इतनी कहानी बताने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद आपको सतत का चक्कर समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स एक्स प्लस 3x माइनस 5 इफ x लेस देन इक्वल 1 और इफ x ग्रेटर देन 1 एक कंटिन्यूस फंक्शन है। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि यह बताना है कि क्या ये जो फंक्शन दिया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये बताना, चेक करना। ठीक है, तो इसके लिए ये टेबल मैंने बनाई है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल किसके होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तभी हम इस क्वेश्चन में कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। या इसको इस तरह कह सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंड टू ए नेगेटिव एफ एक्स या एफ ए, इस तरह भी कह सकते हैं। या इसको इस तरह बोल सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। ये तीनों में से कोई से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये की सहायता से हम इसको बताएंगे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। पहले मैं थोड़ा सा लंबा तरीका बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इसे बोलते हैं फलन का मान एट एक्स इज इक्वल टू, कितने पर निकालना है, जो इक्वल साइन लगा है उसी से पहचान हो जाती है, यानी 1 पे चेक करना। ठीक है, जहां इक्वल सिंबल लगा 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 पे चेक करना। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, तो इक्वल वाले के लिए कौन सा वाला फंक्शन है, ये वाला। तो पहले हम लिखेंगे एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 5। इक्वल पे चेक कर रहे हैं तो इक्वल देखिए इसमें लगा है या इक्वल इसमें लगा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है वो फंक्शन चूज करने में आती है। ठीक है, तो इसको जब ध्यान समझेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल देखना हमें, तो इक्वल इसमें लगा है तो एफ एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस 5। यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 हैं, एक तो ये वाली है और एक ये वाली। ये वाली पहली है, ये वाली बाद में। ठीक है, तो दोनों को चेक करना। तो अब यहाँ पे कितना रखना है, एक्स के स्थान पे 1 रख देना, 1 रखेंगे, कितना आ गया, 16 के 6 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या था, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें हमें अपनी तरफ से h प्लस करना, और जैसे ही हम x के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, h टेंड टू कितना हो जाएगा 0। देखिए x के स्थान पर हमने 1 रखा, 1 से 1 कट गया तो h कितना आ गया 0। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें फंक्शन चूज करना। देखिए x में मैंने 1 में h जोड़ा, तो जब 1 में h जोड़ूंगा तो x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बढ़ेगी, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बढ़ेगी। तो x का मान 1 से बड़ा कौन सा, देखिए x का मान 1 से बड़ा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा और जिधर मुंह बंद है वो छोटा, यानी x का मान 1 से बड़ा। तो एफ एक्स क्या ले आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लेंगे x माइनस 5।
कितना लेंगे, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 5, और इस एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, ये एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, 1 प्लस एच दोनों साइड रख दिया। अब इसके बाद रखने के बाद दोनों साइड में हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट क्या, फॉर्मूले के अनुसार लिमिट एच टेंड टू 0, ये लिमिट ले ली। क्या करना, पहले x के स्थान पर 1 प्लस एच रखना, ठीक है, और दोनों साइड में लिमिट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, h के स्थान पर मैंने लिमिट रख दी, 1 प्लस 0 आ गया, यहाँ भी लिमिट रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करा हमने, कितना आया 1 माइनस 5 यानी माइनस के 4, ठीक। अब उसके बाद लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, बस यहाँ पर जैसे प्लस किया है तो यहाँ माइनस कर देंगे, x इजिकल टू 1 माइनस एच। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, जब मैं x के स्थान पर 1 माइनस एच करूंगा, यानी 1 में से कुछ माइनस करूंगा तो 1 से थोड़ा कम होगा, तो x का मान 1 से छोटा, तो x का मान 1 से छोटा कौन सा, देखिए x का मान 1 से छोटा, छोटे के लिए ये आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही हम x टेंड टू 1 करेंगे तो x टेंड टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, x के स्थान 1 रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखना, जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल सेम टू सेम वही करना, तो x के प्लेस पे पहले क्या रख देना, 1 प्लस एच, यहाँ पे क्या 1 माइनस एच रख दिया, यहाँ भी रखना, ठीक। अब उसके बाद लिमिट ले लेनी है, ये जब 5 और 1 6, लिमिट लगाएंगे, यहाँ लिमिट लगाएंगे, कितना आया 16 के 6। अब जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, तो ये दो चीजें तो सेम आ रही है, लेकिन तीसरी चीज क्या आ रही है हमारी, डिफरेंट आ रही है। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे दो चीज तो सेम है, ये वाली, लेकिन ये डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर तीनों चीजें सेम होती एक जैसी होती तब हम कहते हैं जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हमें क्या बताना था, इज द फंक्शन ये कंटिन्यूस फंक्शन, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्या लिखेंगे इसको, चूंकि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ये वाली किसके बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। वैल्यू फंक्शन तो है, राइट हैंड लिमिट ये तो है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, hence फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे इसको, डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे इसको, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये -4 आया, ये प्लस का 6 आया, डिफरेंट है, ये दोनों तो सेम है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम है, लेकिन ये अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये जो फलन है वो डिसकंटिन्यूअस है। करते हैं स्टार्ट। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी अवकल्यता, तो क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी अवकल्यता, पहले मैं इसको समझाऊंगा। और यहाँ देखिए मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है ग्राफिकली, पहले हमें ये समझना चाहिए। अब जरा समझेंगे, मान लीजिए ग्राफ है, किसी भी ग्राफ के उस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम केवल एक और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकें तो वो जो ग्राफ होगा, जो फंक्शन होगा वो ग्राफिकली कहलाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट आराम से ड्रा कर सकता हूँ, और वो केवल एक ही टेंजेंट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से किसी भी पॉइंट ले लीजिए, अगर मैं वहाँ पर केवल एक यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकता हूँ तो वो जो ग्राफ होगा वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अगर मैं उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा नहीं कर सका या एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा हो जाए तो इसका मतलब वो जो ग्राफ होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप देखिए एक और दिखाता हूँ मैं,
अब देखिए y इज इक्वल टू mod x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट ड्रा हो जाएंगी। कितनी? मल्टीपल, यानी कि एक से ज़्यादा। और हमने क्या कहा था, किसी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं तब वो ग्राफ जो कहलाएगा वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यहाँ पे हम देखिए मल्टीपल टेंजेंट ड्रा करना है इस पॉइंट पे, इसलिए ये जो फंक्शन है y और mod x कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भी कहें कि ऐसा ग्राफ जिसमें कॉर्नर बनना हो, कोई भी ग्राफ हो और उसमें क्या बनना है? कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, तो हम उसे कहेंगे जो ग्राफ है, वो जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशियल है। और किसी में भी ग्राफ में क्या बनना है? कॉर्नर बनना है, तो हम उसे कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब देखिए और समझते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है और इस पे कोई पॉइंट P है और ये जो है x, y है, और इस पॉइंट पे हमने जो टेंजेंट ड्रा कर दी, तो हमने कहा इस टेंजेंट को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब कैसे कहते हैं जरा समझेंगे। मान लीजिए ये जो कोण है वो थीटा बना रही है और यहाँ से ये है y और ये है x, तो यहाँ से tan थीटा कितना होगा? y/x। अब जरा ध्यान देंगे, अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊँ तो यहाँ पर जरा देखना, x में चेंज करने से y में भी चेंजिंग हो रहा है। x को मैं क्या कर रहा हूँ? कम कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? y भी कम हो रहा है। यानी कि x में चेंजिंग करने से y में कितनी चेंजिंग हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? x में चेंजिंग करने से y में कितना चेंजिंग हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। और ये चेंजिंग अगर बहुत छोटा है तो चेंजिंग के लिए मैं इसके स्थान पे मैं यू लिख सकता हूँ। चेंजिंग को डिनोट करता है डेल्टा वाई। इस तरह ये x में चेंजिंग कर रहा हूँ तो y में कितना चेंजिंग हो रहा है, तो इसका जो रेशियो होता है x में चेंजिंग करने से y में कितना चेंजिंग हो रहा है और इसका जो रेशियो होता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और ये चेंजिंग क्या हो? बहुत छोटा हो जाए, लगभग टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ से आ जाए पॉइंट पे पहुंच जाए, तो डेल एक्स टेंड टू क्या हुआ? 0 की ओर अप्रोक्सीमेट होगा। तब इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं ddx ऑफ y, और इसको क्या पढ़ते हैं? ddx ऑफ y। क्या पढ़ेंगे इसको? ddx ऑफ y। क्या पढ़ेंगे? ddx ऑफ y, या इसे dy ऊपर dx भी पढ़ देते हैं, या ddx ऑफ y। वैसे तो शुद्ध ये होता है ddx ऑफ y, लेकिन प्रचलन में यही चल रहा है dy/dx या dy ओवर dx। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो हम जो टेंजेंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ऐसा बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, या x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक। अब और समझते हैं इसको। अब देखिए डिफरेंशिएशन को हम जो है ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एट ए पॉइंट। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, इस पे कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, fx, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है और ये कितनी है? fx, तो ये हो गया x प्लस fx। और a और b जो है P के बहुत नज़दीक है, क्लोज है, यानी कि एक थोड़ा सा पहले इससे h और एक थोड़ा सा h बाद में। जो h पहले है तो इधर x में से h कम हो जाएगा, यानी x माइनस h, और इधर हो जाएगा fx माइनस h, और जो बाद में है उस इस x में h जुड़ जाएगा, यानी x प्लस h, और ये हो जाएगा fx प्लस h। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दिस इनटू दिस, ठीक है, और इस तरह इसके पॉइंट हो जाएंगे दिस इनटू दिस। अब देखिए कर रहा क्या, हम जरा समझेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं। अब इस पे जो टेंजेंट है वो हम निकालेंगे, ठीक। पहले हम निकालते हैं स्लोप ए बी, ध्यान देंगे, स्लोप ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी, ए पी क्या होगा? स्लोप प्रवणता या टेंजेंट, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ ए बी, प्रवणता या टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा? इसे सीकेंड भी बोलते हैं हम, ए पी को क्या बोलते हैं? सीकेंड। तो इसकी सीकेंड कैसे निकलेगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 के स्थान में कितना है? ये है,
और ये है, तो हम कोई सा भी माइनस कर सकते हैं इसमें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x के स्थान में क्या दिस, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ x से x कट जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, अब अगर ये वाला h जो है बहुत छोटा हो जाए, कैसा हो जाए, h टेंड्स टू 0 हो जाए लगभग, तो h जब 0 होगा यहाँ पे तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो h टेंड्स टू 0 होगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, P पे पहुंच जाएगा। तो उस स्थिति में इस स्लोप ऑफ AP जो बन जाएगी वो बन जाएगी टेंजेंट एट P, और क्या होगी वो, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h माइनस के f x अपॉन माइनस के h। बात समझ में आ रही, जब h 0 होगा तो क्या होगा, a जो है वो P की ओर पहुंच जाएगा, और जैसे a P की ओर पहुंच जाएगा तो ये जो सीकेंट है यही क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आप वाला जो आगे वाला पॉइंट है यहाँ पे निकालते हैं, स्लोप ऑफ PV कैसे होगी, y2 माइनस y1 तो x2 माइनस x1, क्या y2 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन x2 माइनस x1 यानी x प्लस h माइनस के x से x कैंसिल हो गया, और क्या होगा यहाँ भी देखिए, जब ये जितना नज़दीक होगा ऐसे, ये नज़दीक होगा तो ये B पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो when h टेंड टू 0 और B मूव टू P, कहाँ जाएगा B, P की ओर। ऐसे यहाँ पे देखिए h 0 था तो a कहाँ पर पहुंच गया था, P पे पहुंच गया था, और जैसे a P पे पहुंचा जो सीकेंट है यही क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ PV के स्थान पे हम लिखेंगे टेंजेंट एट P, तो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए ये भी टेंजेंट एट P है और ये भी टेंजेंट एट P है, दोनों ही तो टेंजेंट है, और हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन पर, किसी भी ग्राफ पर केवल एक और केवल एक ही टेंजेंट खींची जा सकती, तभी वो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशियल होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशियल तभी है जब ये दोनों टेंजेंट सेम है। तो हम दोनों से क्या लिख सकते हैं, fx प्लस h माइनस के fx अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0 इक्वल टू h टेंड टू 0 ये वाला fx माइनस h माइनस के fx अपॉन माइनस h। अब देखिए इसे ही हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक ही हो, यानी बराबर हो, यूनिक हो। तो जैसे हमने कहा था कि किसी पॉइंट पे अगर हम केवल एक टेंजेंट खींच सकते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशियल कहलाता है, और उस टेंजेंट को ही हम क्या कहते हैं, उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट है एक इधर से खींची और एक इधर से खींची, और वो दोनों ही क्या ही सेम थी, तो उस टेंजेंट को हमने क्या कहा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कहा। और ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर सेम है तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा जो मैंने अभी ये ग्राफ कराया था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कराया था, तो इसमें सीकेंट टेंजेंट कैसे बन जा रही है, इस चीज़ को मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था, ये क्या है, सब सीकेंट है, क्या है, यहाँ पे पॉइंट P था और ये क्या था, A था, और ये है यहाँ पर इस समय क्या है, सीकेंट है। अब ये पॉइंट क्या धीरे धीरे यहाँ से मूव होता है ऐसे, तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आएगा, ये जो सीकेंट है ये वाली इस टेंजेंट के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये जो टेंजेंट है वही सीकेंट बन जाएगी। जैसे ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसा है, और आगे आएगा तो फिर ऐसे बन जाएगी, और आगे आएगी तो फिर ऐसे बन जाएगी, और जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या होंगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए जैसे ही P की ओर मूव करता है तो यहाँ की जो कोड है, सीकेंट है, वही क्या बन जाती है, P पर टेंजेंट बन जाती है, और इसी टेंजेंट को हम कहते हैं
एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक या डेरिवेटिव ऑफ एक्स। समझेंगे इसको। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से लर्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x के लिए कोई फंक्शन fx है, क्या x के लिए कोई फंक्शन fx है और x में हम छोटी सी वृद्धि करें यानी x प्लस h करें या छोटी सी कमी करें, यानी या थोड़ा सा आगे जाए या थोड़ा सा पीछे जाए, और तब इसके लिए जो फंक्शन है वो क्या है fx प्लस h। वृद्धि करने पर फंक्शन क्या है fx प्लस h, और उसमें जो कमी करने पर जो फंक्शन है वो x माइनस h है। तब लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, और लिमिट h टेंड टू 0 fx माइनस h माइनस के fx अपॉन माइनस h। h को x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन अथवा अवकल गुणांक कहते हैं। दोबारा फिर समझें, x के लिए कोई फंक्शन fx है, इसमें हम एक छोटी सी वृद्धि करें उसके लिए नया फंक्शन क्या है fx प्लस h है, या उसमें कमी करें उसके लिए फंक्शन क्या है fx माइनस h है। तब लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, इसको ठीक है कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन with respect to x और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसको x के लिए कोई फंक्शन fx है और इसमें छोटी सी वृद्धि करें उसके लिए नया फंक्शन fx प्लस h है, या कमी करें तो उसके लिए fx माइनस h है। तब लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, या लिमिट h टेंड टू 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस h को x के सापेक्ष अवकलन अथवा अवकल गुणांक कहते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोल दो या डिफरेंशियल बोल दो सर, और इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको हम डिफरेंशिएटिंग भी बोल देते हैं, और इसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, अवकल गुणांक भी कहते हैं। और इसको हम जो है कैपिटल D या f डैश x या y1 या dx ऑफ y, कैपिटल D से या f डैश x से या y1 से या dx ऑफ y से आदि से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी एक्स लिख दो यहाँ पे, कैपिटल डी एक्स एफ डैश एक्स से या y1 से या डी डी एक्स ऑफ y, क्या बोलते हैं इसे? डी डी एक्स ऑफ y या डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, वैसे शुद्ध तो ये होता है डी डी एक्स ऑफ y, लेकिन प्रचलन में ये चल रहा है डी 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 वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए ये जो होता है इसे एफ एक्स प्लस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड डेरिवेटिव। और जो हम कमी करते हैं इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो तब फंक्शन कहलाता है डिफरेंशियल। क्या कहलाता है फंक्शन? डिफरेंशियल। इफ फंक्शन सेड टू बी डिफरेंशियल इफ लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या उस फंक्शन उसके ग्राफ पर जो एक यूनिट टेंजेंट खींची जा सकती हो तब उस फंक्शन को हम कहेंगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अदर उस वाइज नॉन डिफरेंशिएबल है। ये कहें कि उस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। देखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हमें ये बात प्रूफ करनी है कि प्रत्येक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है।
इसको प्रूव करने के लिए मान लिया एफ एक्स इज ए रियल फंक्शन है, एक कोई एफ एक्स रियल फंक्शन है, सी इज ए पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, और सी जो है उसके डोमेन में है, तब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी। हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होता है जब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो फाइनाइट हो, यानी कि एक ही टेंजेंट हो केवल। तो टेंजेंट कैसे होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 अपॉन x1। तो इससे देखिए हमारा निकल के आ गई, और क्या होनी चाहिए, फाइनाइट, और ये हमने मान ली एफ डैश सी। ठीक है, ये तो होती है डिफरेंशिएबल फंक्शन। और कंटिन्यूस तब होता है कोई फंक्शन जब लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी है, तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूस। अगर ये चीज इसकी सहायता से आ गई तो हम कहेंगे कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो आप देखो इसे करते हैं, वी नो दैट एफ एक्स को हम ये लिख सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से इतना सी प्लस माइनस किया और इतना ही यहाँ पर प्लस कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगले स्टेप में मैंने ये किया, एफ एक्स माइनस के एफ सी अपनी तरफ से मैंने यहाँ पर एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई की, इतने से ही डिवाइड, कोई दिक्कत तो नहीं। साथ में एक काम और किया, अब ये क्या पॉइंट होगा, वो पी की ओर जाएगा। जब ये पी की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं, एक्स टेंड टू सी, और ये x माइनस सी यहाँ भी लगा दिया मैंने, लिमिट x टेंड टू सी, और ये एफ सी। अब जरा ध्यान देना, यहाँ तो ये ऐसे रहा, लिमिट x टेंड टू सी और ये एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, एफ डैश सी, कितनी है ये, एफ डैश सी। और यहाँ पे x की जगह जब हम c रखेंगे तो c माइनस सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ हम करते हैं, यहाँ कर देता हूँ, देखिए क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ। और ये क्या शो करता है, टेंजेंट किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमने देखा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था और वो कैसा हो गया, कंटिन्यूस। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। इससे क्या प्रूव हुआ कि प्रत्येक जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। अब देखिए हमें ये बताना, व्हाट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन श्योर नहीं कह सकते। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, तो मोड एक्स के बारे में हमें मालूम है कि यहाँ पर एक्स और ये माइनस एक्स, एक्स तब होता है जब ये एक्स ग्रेटर देन 0, और ये माइनस तब होता है जब एक्स लेस देन 0। तो अब मैं यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, इस पर 0 पर निकाल लेंगे, तो 0 में हम अपनी तरफ से h जोड़ेंगे, तो x 0 रखेंगे, इस पर h टेंड टू 0, तो क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स के स्थान के रखा हमने 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड टू 0, 0 में h जोड़ेंगे तो x का मान 0 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन लिया जाएगा, और इसकी जगह लिखेंगे 0 प्लस एच माइनस के अब इसको हमने सॉल्व करा, तो सॉल्व करा हमने, तो ये आ गया 0। अब हम देखिए राइट हैंड लिमिट लेंगे इसकी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 0 माइनस एच, और जैसे ही हम एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे एच टेंड टू 0, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, एक्स की जगह रख दिया 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0, 0 में से एच घटाएंगे तो एक्स का मान 0 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा है तो ये वाला लिखा जाएगा, जीरो माइनस एच।
अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यानी जीरो हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो का एफ एक्स और जीरो रखेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब जो फंक्शन मोड एक्स है वो एक क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू जीरो, यानी तीनों चीज़ें यहाँ पे इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव कितने पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ एक्स की जगह क्या है, जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस के एफ जीरो अपॉन एच। अब यहाँ पर जीरो प्लस एच यानी जीरो में एच जुड़ जाए तो एक्स का मान जीरो से बड़ा हो गया। तो जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स का मान जीरो से बड़ा एफ एक्स लेंगे। तो इसके स्थान पर जीरो प्लस एच के स्थान पर लिखेंगे जीरो प्लस एच माइनस जीरो पर जीरो हो जाएगी वैल्यू एच। इसे सॉल्व करेंगे, कुल मिलाकर वन आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या है जीरो, तो जीरो माइनस एच माइनस के एफ जीरो अपॉन माइनस का एच। अब यहाँ पे फिर रखते हैं, देखिए एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से छोटी हो रही है, तो फंक्शन कौन सा ले आएगा, ये वाला। तो एक्स के स्थान पे हम लिख देंगे माइनस चिन्ह यहाँ से रहेगा और एक्स के प्लेस पे क्या रखना, जीरो माइनस एच। यहाँ पे एफ जीरो, एक्स के लिए जीरो रखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और ऐसे एच कट जाएगा, सोल्व होगा कितना आएगा, माइनस में। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि वन नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो इस वाले फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, परंतु ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं हो सकता।